हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज वी द एक्सीलेंस एंड बीट द एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लगभग प्रत्येक टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जैसा कि देख रहे हैं हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दो भागों से बना है, पहला स्ट्रेंथ, दूसरा मटेरियल। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल पढ़ेंगे, फिर उस पर लोड लगेगा कितना वो पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ, लोड में कितने प्रकार के लोड हैं ये सबको देखेंगे। स्ट्रेंथ में भी हम लोग देखेंगे प्रतिबल, विकृति, हुक का नियम, प्रत्यास्था सीमा क्या क्या होते हैं, सब सारी चीज़ें देखेंगे। तो पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, ये जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि इसमें सटीक आंसर दिया है। एक बार आप देख लेंगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से जाकर लिख के चले आएंगे। बाकी जो भी फ्रेंड्स वनडे एग्ज़ाम अर्थात एसएससी जेईई ट्रिपल एससी जेईई का पेपर देना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल होगा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने पीडीएफ के लिए कमेंट किया था कि सर लॉकडाउन की वजह से बुक नहीं मिल पा रही है, इसलिए पीडीएफ भेज दीजिए प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, अभी आप लोग वीडियो ही देख लीजिए, बाद में आप लोग बुक ले लीजिएगा। वैसे मैंने पीडीएफ दे दिया हूँ, सिविल और मैकेनिकल में जो सब्जेक्ट मिल रहे हैं उन सब का पीडीएफ मैं दे दिया हूँ। आप चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके, क्योंकि हम लगभग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रत्येक सब्जेक्ट इस तरह से बनाएंगे। तो आप लोग पढ़ करके अच्छे से अपना देख लेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम लोग देखें कि हम लोग पदार्थों की सामर्थ्य, बुक का हिंदी नाम है, इंग्लिश में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आज इस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये इस बुक में सिर्फ दो चीज़ें हमें पढ़ना है पूरे बुक में, कि पहला पदार्थ, दूसरा स्ट्रेंथ, अर्थात पदार्थ की स्ट्रेंथ क्या है, उस पर क्या क्या उपजता है, वो सब सारी चीज़ें कैलकुलेट करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, पदार्थ। तो देखते हैं पदार्थ क्या। पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यास्थ पदार्थ, दूसरा है सुघट्य पदार्थ अर्थात प्लास्टिक मटेरियल, प्रत्यास्थ पदार्थ इलास्टिक मटेरियल, सुघट्य पदार्थ मतलब प्लास्टिक मटेरियल, तीसरा दृढ़ पदार्थ मतलब रिजिड मटेरियल। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या कंडीशंस होते हैं जो अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो प्रत्यास्थ पदार्थ क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्यास्थ पदार्थ क्या होता है। कि इलास्टिक मटेरियल, प्रत्यास्थ पदार्थ वह पदार्थ है जिस पर कोई वाह बल लगाने से उसके आकार में परिवर्तन होता है। जब वाह बल को उस पर हटा लिया जाता है तो वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो वो क्या कहलाता है, इलास्टिक मटेरियल अर्थात प्रत्यास्थ पदार्थ कहा जाएगा। तो प्रत्यास्थ पदार्थ जैसे देखिए स्पष्ट हो गया फ्रेंड्स, कि कोई भी वस्तु है अगर उस पर हम बल लगा रहे हैं, जब तक बल लगाएंगे उसके आकार में परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन जैसे ही बल हटा लेंगे उसके आकार में जो पहले की तरह फिर हो जाएगा। जैसे रबड़ की गेंद हम मान लेते हैं फ्रेंड्स, चाहे जितना उसको दबाते जाएं, लेकिन जैसे ही बल हम हटा लेंगे वो फिर अपनी आकार में आ जाएगा। तो एक प्रकार से ये रबड़ की तरह हो रहा है। दूसरा क्या है, सुघट्य पदार्थ अर्थात प्लास्टिक मटेरियल, जस्ट इसका अपोजिट है, कि इसमें जैसे हमने बल लगाया तो इस आकार में परिवर्तन हुआ, बल हटा लिया तो फिर अपने प्रारंभिक आकार में आ गया। तो प्लास्टिक मटेरियल जो कि ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है कि सुघट्य पदार्थ वह है जिस पे बल लगाने से उसके आकार में परिवर्तन होता है, सतत विरूपण होता है, अर्थात बल हटाने पर सुघट्य पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। इलास्टिक मटेरियल तो आ जाता है प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन प्लास्टिक मटेरियल प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। तो दोनों को जस्ट एकदम क्लियर स्पष्ट हो सकता है। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, दृढ़ पदार्थ अर्थात रिजिड मटेरियल। ये क्या होता है कि दृढ़ पदार्थ वह पदार्थ है जिस पर वाह बल लगाने से उसमें नगण्य विरूपण होता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, जैसे कि तैसे ही बना रहता है। इनफाइनाइट फोर्स लगाएंगे तब भी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए वो क्या होगा, रिजिड मटेरियल। तो फ्रेंड्स, मटेरियल जैसा कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।
तो मटेरियल हम लोग क्या देखें कि पहला देखें कि इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल में क्या है कि बल लगाने पर इसके आकार में परिवर्तन हुआ, लेकिन जैसे ही बल हमने हटा लिया ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया, वो इलास्टिक मटेरियल। दूसरा हम लोग पढ़ें प्लास्टिक मटेरियल, सुगठित पदार्थ, अर्थात प्लास्टिक मटेरियल वो मटेरियल हुआ जिस पर बल लगाने से अपनी प्रारंभिक परिवर्तन तो हुआ लेकिन बल हटा लेने पर प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाया, वो क्या होगा, प्लास्टिक मटेरियल। तीसरा दृढ़ पदार्थ, तो दृढ़ पदार्थ हुआ क्या कि इस पर चाहे जितना बल लगाएंगे वो अपनी उसके आकार में परिवर्तन होगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, दृढ़ मटेरियल होगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें क्या है कि भारों के प्रकार, अर्थात नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें लोड लगाते हैं, जो लोड आकार में परिवर्तन कर रहा है किस प्रकार से लोड या बल लगाते हैं, कैसे होता है देखते हैं। तो देखिए भार या लोड एक ही आप समझ सकते हैं, तो एक ही टाइप के होगा। तो पहला भारों के प्रकार, कैसे कैसे हम भार लगा सकते हैं। पहला क्या होगा, चल या अचल भार। दूसरा अक्षीय या अनुप्रस्थ भार। तीसरा तनाव या संपीड़न या कर्तन भार। चौथा संघट्ट भार। इंग्लिश में अगर देखें तो डेड लोड या लाइव लोड, एक्सियल या ट्रांसवर्स लोड, टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव या शियर लोड, इम्पैक्ट लोड संगठन। फ्रेंड्स अभी हम एग्ज़ाम रिफ्रेशर के लिए सिर्फ बैकग्राउंड आप लोगों को समझा रहे हैं कि आप जल्दी से पढ़ करके अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, या तो एक नज़र देख लेंगे तो कर, इसका हम एनालिसिस भी करेंगे बाद में, एक एक टॉपिक वाइज इसी तरह से एक एक टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है कि चल या अचल भार क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे अचल भार क्या होता है। अचल भार मतलब ये है, अचल जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये चलता नहीं बल्कि स्थिर है, चल नहीं रहा है, अचल। तो ये वही है। तो देखते हैं इसमें क्या है कि वे सभी भार जो सदैव ही अपना निश्चित मान बदले बिना क्रिया करते हैं तथा जिनकी क्रिया स्थिति भी निश्चित होती है, अचल भार कहलाते हैं। अर्थात इनकी इस पर जो भी लोड लगेगा वो निश्चित रहेगा और चलता नहीं बल्कि स्थिर रहेगा, बिना क्रिया बदले ही क्रिया करता है, तो स्थिर रहता है। जैसे एग्जाम्पल्स लिए क्या है कि किसी ढांचे के सदस्यों का भार, कोई फ्रेम बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है जो कि स्थिर है, उस पर जो लोड लग रहा है वो अचल भार होगा। या खंभों पर केबलों का भार इत्यादि सामान्यतः अचल भार के ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करते हैं, इनको अस्थायी भार भी कहा जाता है। खंभर पर केवल खंभे भी चलेगा नहीं, स्थिर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चल भार, इसका जस्ट अपोजिट है। चल भार में क्या है कि ये भार किसी अस्थायी प्रकार से क्रिया करते हैं और इनका मान क्रिया बिंदु पर स्थिर नहीं रहते, बल्कि जैसे गाड़ी पर चलते फिरते व्यक्ति, अब गाड़ी पर चलते फिरते व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ से इस गाड़ी पर इस कहीं दूसरे जगह पर खड़ा है, फिर वहाँ से चलकर दूसरे जगह चला जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, चल भार। चल भार मतलब चलता फिरता भार जैसा कर सकते हैं, तो इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं अक्षीय और अनुप्रस्थ भार। अक्षीय और अनुप्रस्थ भार में क्या है कि अक्षीय भार वे हैं जो किसी अवयव की लंबाई के अक्ष के समांतर दिशा में कार्य करते हैं। ये दो प्रकार से लगाए जा सकते हैं। अवयव की लंबाई के अक्ष के होते हुए इन्हें केंद्रीय भार कहते हैं, अवयव की लंबाई के अक्ष के समांतर कुछ दूरी पर इसे उत्केंद्रीय। तो अक्षीय जैसे हम लोग देखते हैं, ये कोई मान लेते हैं कोई मटेरियल है या कोई सॉफ्ट ही है। अब ये जो कि सर्कुलर है, सर्कुलर कोई सॉफ्ट है, रेक्टेंगुलर जो भी हो सकता है, तो इसमें एक्सिस अगर जो होंगे तो दो एक्सिस होंगे, तो ये एक्स होगा मान लेते हैं और ये वाई हो जाएगा। तो इस पे जो भी भार अगर एक्स के समांतर वाई के समांतर लग रहा है, जहाँ भी लग रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्स ही लगेगा। एक्स के समांतर कहीं भी लगे तो वो क्या कहलाएगा, एक्स ही कहेगा। अब एक्सिस इसमें दो पार्ट हुआ, एक बताया क्या कि एक बताया कि अक्ष पर एक अक्ष से कुछ दूरी पर, तो ये एक्सिस मान लेते हैं, पॉइंट यहाँ पर है इसका। अब यहाँ से अगर यहाँ पर जो बल लग रहा है अक्ष से कुछ दूरी पर, तो वो उत्केंद्रित भार अर्थात इसेंट्रिक लोड बोलेंगे। अगर सिर्फ केंद्र पर लग रहा है अर्थात एक्सिस के सेंटर पर लग रहा है तो वो अक्षीय भार कहलाएगा। आशा है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं क्या, अनुप्रस्थ भार। अनुप्रस्थ भार जो भार पिंड की लंबाई के अक्ष के लंब रूप अर्थात उनके अनुप्रस्थ काट के
तल में ही क्रिया करता है उसे अक्षीय भार कहते हैं, और इसे डायरेक्ट लोड भी कहते हैं। अनुप्रस्थ भार को कर्तन भार भी कहा जाता है। तो अनुप्रस्थ भार क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये शाफ्ट है और ये इसका एक्सिस है, कोई शाफ्ट है, रेक्टेंगुलर सर्कुलर कुछ भी हो सकता है, तो ये इसका एक्सिस है। अब इसके पैरेलल अर्थात पैरेलल लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अक्षीय कहलाएगा। अब इसके परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत लग रहा है तो वो कहलाएगा अनुप्रस्थ भार। लंबवत कहीं भी लगता है वो अनुप्रस्थ भार कहलाएगा, या इसी को डायरेक्ट लोड भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तनाव भार। तनाव भार, जैसे कि नाम से तनाव मतलब ताना जा रहा है, अर्थात नाम से स्पष्ट है कि तनाव भार पिंड या वस्तु को खींचता है। तनाव भार के कारण पिंड की लंबाई में वृद्धि हो सकती है। तनाव भार को सीधे भार भी कहा जाता है। तो इसे भी डायरेक्ट लोड कहते हैं, अर्थात कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं कोई भी मटेरियल है, और इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से बल लगाकर दोनों तरफ से खींचा जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, तनाव भार, अर्थात तानेंगे दोनों तरफ, तो तनाव भार कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसे भी डायरेक्ट लोड बोलेंगे, जैसे इसमें देखिए एफ बल लगा करके दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, संपीड़न भार अर्थात कंप्रेसिव लोड। तो फ्रेंड्स इसका एक जो कि इसमें डेफिनेशन दिया है, ये थोड़ा ऊपर मिस हो गया है, कर्तन का दिया है, लेकिन हम डायरेक्ट आप लोग समझाते हैं कि तनाव भार में क्या है कि वस्तु को खींचते हैं, और संपीड़न भार में वस्तुओं को दबाते हैं। अगर दोनों तरफ से बराबर बल लगाकर वस्तु को दबाया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, संपीड़न भार कहलाएगा। तो ये तनाव भार और संपीड़न। नेक्स्ट देखते हैं कर्तन भार। कर्तन भार क्या होता है कि कर्तन भार या अनुप्रस्थ भार किसी पिंड की लंबाई के अक्ष के लंब रूप क्रिया करता है। इसे रिविट जोड़ की सहायता से समझा जा सकता है। जैसे देखिए हम मानते हैं ये 2 रिविट हैं, और दोनों पर हम मान लेते हैं कि इस पर यह बल और इस पर यह बल, दोनों पर यह बल लगाते हैं, तो कुछ टाइम तक तो रिविट ये जॉइंट इसी तरह से पड़ा रहेगा जब तक इस पे इंटरनल फोर्स हमारे फोर्स के बराबर रहेगा। जैसे ही हमारा फोर्स इसके इंटरनल फोर्स से बड़ा हो जाएगा तो एक समय आएगा तो इस कंडीशन पर क्या होगा कि ये रिविट उस समय टूट जाएगा। ये रिविट टूट कर देखिए, ये यहाँ पर जैसे अलग हो जाएगा, रिविट टूट जाएगा। तो इस प्रकार से जो बल लगे उसे कर्तन बल। कर्तन बल क्या होगा कि जिस पॉइंट पर जिस टाइम पर ये रिविट टूटने ही वाली होगी, टूट जाएगी जिस बल पर, उस बल को हम लोग कर्तन बल या कर्तन भार या जो भी होगा, बल लगा रहे हैं तो बल बोलेंगे, भार लगा रहे हैं तो भार बोलेंगे, तो ये हम लोग बोलेंगे। तो जिस बल पर ये रिविट टूटने ही वाली होगी या टूट जाएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्तन बल या कर्तन भार बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संघट्ट भार। संघट्ट भार इम्पैक्ट लोड। इससे क्या है कि किसी भी वस्तु पर अचानक बल लगता है तो उसे क्या कहेंगे, अचानक बल हटा लिया जाता है, लग जाता है तो उसे संघट्ट भार कहेंगे। जैसे हथौड़े से किसी वस्तु पर पीटेंगे या साइकिल गद्दी पर चलकर बैठ जाते हैं। एग्जाम्पल परिभाषा देख लेते हैं इसका कि ऐसे भार हैं जो किसी अंग या पिंड पर अकस्मात ही लगाए जाते हैं या हटा लिए जाते हैं। जैसे किसी पदार्थ को हथौड़े से पीटना अर्थात उस पर इम्पैक्ट लोड लगता है। साइकिल की गद्दी पर एकदम झटके से बैठना, तो वो सब क्या होगा, इम्पैक्ट लोड होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग भार पढ़ें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। भार या बल देखें, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि प्रतिबल तीव्रता, यहीं से जो कि स्टार्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब हम लोग प्रतिबल तीव्रता देखेंगे, प्रतिबल तीव्रता क्या होता है। ख़ास तौर से हम लोग एग्जाम्पल के रूप में वैसे देख लेते हैं कि कोई अगर काम हो, कोई मेरा करने का मन नहीं है, कोई व्यक्ति मुझे बार बार फोर्स कर रहा है उस काम को करने के लिए, तो और मेरा मन नहीं है करने के लिए, तो क्या होगा कि मेरे मन में एक विकार उत्पन्न होगा, अर्थात मुझे गुस्सा आएगी, मुझे स्ट्रेस उत्पन्न होगा कि मैं उस काम को नहीं करूँगा। उसी तरह से डायरेक्ट हम लोग ये क्या है कि स्ट्रेस हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रेस क्या है, किसी भी मटेरियल पर अगर बल लगा रहे हैं तो अर्थात कुछ टाइम तक तो उस मटेरियल पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जैसे कि हमारा बल एफ जो अगर हम लगा रहे हैं, दोनों तरफ से कंप्रेशन संपीड़न जो भी हो लगा सकते हैं,
तो कुछ टाइम तक इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हमारा बल बढ़ेगा तो इसके आकार में परिवर्तन होगा। तो अर्थात जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो उसका मतलब यही है कि इसमें क्या है, कोई इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है जो हमारे फोर्स का विरोध कर रहा है। अर्थात इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है जो हमारे फोर्स का विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से इसके आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा फोर्स इस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स से ज़्यादा होगा, इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो उसी से स्पष्ट होता है कि ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो होता है, यही क्या होता है, प्रतिबल तीव्रता होता है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इकाई क्षेत्रफल से कैलकुलेट करते हैं। किसी भी पॉइंट पर कोई मटेरियल हो, उसे इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लगा रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे, और कितना इस पर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं कि किसी पिंड की किसी इकाई क्षेत्रफल पर, पिंड की किसी काट के इकाई क्षेत्रफल पर उपजने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बलों की तीव्रता को प्रतिबल तीव्रता या केवल प्रतिबल भी कहते हैं। अर्थात किसी भी पॉइंट पर, किसी भी काट पर इकाई क्षेत्रफल पर जो लग रहा है बल, उसको जो भी विरोध कर रहा है, जिस पर लग रहा है, तो इकाई क्षेत्रफल पर जो बल रहा है उसे हम प्रतिबल तीव्रता, अर्थात हम मानते हैं कि प्रतिबल तीव्रता, तो प्रतिबल अगर हम मान लेते हैं कि P है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, जो बल लगा रहे हैं F/A हो जाएगा। अर्थात उस कंडीशन में तो ये इकाई क्षेत्रफल पर तो P बराबर F/A, अर्थात अगर F बराबर P, अर्थात हमारा बल और इस मटेरियल के बल के बराबर हो जाता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ये बैलेंस रहता है। तो आशा है कि समझ में आया होगा आप लोगों को कि प्रतिबल तीव्रता क्या है, कि आंतरिक प्रतिरोधी बल है, कि जो भी हमारे बल का विरोध कर रहा है, इसको मैथमेटिकल कैलकुलेट करने के लिए, तो अगर जैसे हम यह बल लगा रहे हैं, कोई मटेरियल है उस पर यह बल लगा रहे हैं, तो उसके इकाई क्षेत्रफल पर जितना यह बल लगाएंगे तो उस क्षेत्रफल के ऐसे में भाग दे देंगे, तो प्रतिबल तीव्रता निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, विकृति। विकृति क्या है, अब अगर उस मटेरियल पर हम बल लगाए तो उसके आकार में कुछ परिवर्तन हुआ, तो जो परिवर्तन हुआ वही क्या होगा, विकृति हो जाएगा। तो परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा जैसे क्या है कि वाह बलों के प्रभाव से पिंड का विरूपण होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के मान को ही विकृति कहते हैं तथा इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अर्थात जो भी हम मानते हैं कि कोई मटेरियल है तो प्रारंभिक में इसकी लेंथ जो है L है, और हमने क्या किया कि दोनों तरफ से इसको टेंसाइल फोर्स लगा करके इसको खींचना चाहा, P बल लगा करके टेंसाइल फोर्स लगाकर इसको खींचना चाहा, तो इसके आकार में कुछ परिवर्तन होगा, कुछ ये खींचेगा, कुछ परिवर्तन डेल होगा मान लेते हैं। तो आप इसका अगर विकृति निकालेंगे तो विकृति, इसको आप साइलेंट E द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आप साइलेंट E, तो विकृति बराबर क्या होगा कि del L/L, अर्थात इसके आकार में जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, विकृति करेंगे। प्रारंभिक आकार जो भी होगा, प्रारंभिक आकार अर्थात आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार, जो भी आकार में परिवर्तन हुआ उसके प्रारंभिक आकार के भाग दे देंगे तो उसमें विकृति निकल जाएगा। स्मॉल ई अर्थात आप साइलेंट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से आशा है कि ये प्रतिबल और विकृति, और पूरे बुक में आपको प्रतिबल और विकृति ही पढ़ना है, कितने टाइप से लगेगा, किस तरह से, किस जगह पर कौन सा वर्क करेगा, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रत्यास्था सीमा। प्रत्यास्था अर्थात इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से ही जैसा कि स्पष्ट है कि हम लोग पहले भी पढ़े कि किसी भी मटेरियल पर अगर बल लगाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया, परिवर्तन हुआ, और जैसे ही बल हटा लिया फिर प्रारंभिक अवस्था में आ गया, अर्थात उसमें परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो इस तरह से एकदम सिंपल है। जैसे हम लोग देखते हैं प्रतिबल तीव्रता का वह अंतिम या अधिकतम मान जिस पर वस्तु प्रत्यास्थ रहती है उसे प्रत्यास्था सीमा कहते हैं। प्रतिबल तीव्रता का वह अंतिम या अधिकतम मान जिस पर वस्तु, जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई मटेरियल है और इस पर हमने कोई बल लगाया, P बल लगाया या F बल लगाया, तो इसमें देखा कि बल लगा तो इसमें एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है जो हर तरफ से परिवर्तन होने का विरोध, हमारे बल का विरोध कर रही है। तो वह अधिकतम और अंतिम मान जिस कंडीशन पर ये
बैलेंस है, इसे परिवर्तन नहीं हुआ, वही प्रत्यास्था सीमा कहलाएगा। अर्थात परिवर्तन जिस बल पर बल बढ़ाते जाएंगे पता, जैसे हम मानते हैं कि 10 न्यूटन लगाए बल, ये भी 10 न्यूटन, बैलेंस कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 15 लगाए फिर भी नहीं हुआ, 20 लगाए फिर भी, जैसे ही 20 से 21 कर दिए तो ये परिवर्तन हो गया, तो 20 जो न्यूटन बल लगाएंगे वही क्या कहलाएगा, प्रत्यास्था सीमा। तो परिभाषा से जैसे एकदम स्पष्ट है कि प्रतिबल तीव्रता का वह अंतिम या अधिकतम मान जिस पर वस्तु प्रत्यास्थ रहती है प्रत्यास्था सीमा कहलाता है। तो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैथमेटिकल देखेंगे फार्मूले, तो प्रत्यास्था सीमा को ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर पी बाई ई बराबर पी बाई ई, अर्थात जो भी बल लगाएंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जो अंतिम प्रतिबल बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, सीधा प्रतिबल बटे विकृति डायरेक्ट कह सकते हैं या तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यास्था सीमा। इसका मात्रक न्यूटन बटे एम स्क्वायर होता है या न्यूटन पाउंड प्रति इंच होता है, जो भी समझ लीजिए। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पाउंड प्रति इंच, तो इस तरह से होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्तन मापांक। प्रत्यास्था सीमा के अंदर कर्तन प्रतिबल या प्रतिबल तीव्रता या उसमें उत्पन्न विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक कहते हैं। इसे सी जी या सी से प्रदर्शित करते हैं। तो जी बराबर जैसा कि कर्तन प्रतिबल या प्रतिबल तीव्रता बटे कर्तन विकृति, जी बाई तो क्यू से द्वारा प्रदर्शित कर्तन प्रतिबल कर्तन तीव्रता, फाई कर्तन विकृति। तो कर्तन प्रतिबल बटे कर्तन विकृति को क्या कहेंगे, कर्तन मापांक कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयतन मापांक। आयतन मापांक क्या है, बल्क मॉडुलस इंग्लिश में। प्रत्यास्था सीमा के अंदर तीनों परस्पर लंब दिशाओं के में समान मान तथा प्रकृति के सीधे प्रतिबल तथा उनसे संबंधित विकृति के अनुपात को आयतन अनुपात कहते हैं। इसे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। के बराबर सीधा प्रतिबल बटे आयतन विकृति, अर्थात कोई भी मटेरियल है, हम मान लेते हैं इसमें 3 एक्सिस एक्स और वाई और एक और है ये जेड एक्सिस। इसमें अगर तीनों एक्सिस में बल लगाते हैं तो इसके पूरे आयतन में परिवर्तन, न कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में ही, लंबाई और चौड़ाई में ही होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होगा। तो उसमें जो भी परिवर्तन होगा उसको हम लोग कैसे देखेंगे, आयतन मापांक के द्वारा। आयतन मापांक बराबर क्या हो, डायरेक्ट प्रतिबल, जो भी प्रतिबल इस मटेरियल में जो भी स्ट्रेस लग रहा है वो, और इसमें जो परिवर्तन लग रहा है उसको भाग दे देंगे तो निकल जाएगा आयतन विकृति, अर्थात सीधा प्रतिबल बटे आयतन विकृति। इसका मात्रक भी होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं पाइजन अनुपात। पाइजन अनुपात परिभाषा देख लेते हैं कि पार्श्व विकृति तथा लंबाई में विकृति के अनुपात को पाइजन अनुपात कहते हैं। इसे यम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पाइजन अनुपात किस कंडीशन में होता है, सिर्फ ये हर जगह उत्पन्न नहीं होता है, जिस कंडीशन में होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई वायर है, कोई तार है, और दोनों तरफ से अगर इसको हम खींचते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगा, लंबाई में वृद्धि के साथ साथ इसकी चौड़ाई में भी, अर्थात इसकी डाया में भी कुछ वृद्धि कुछ कमी होगी। लंबाई बढ़ेगी और डाया क्या होगा, कम होगा, पतला होगा, तार पतला हो जाएगा और लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। उस कंडीशन में पॉइजन अनुपात होता है। या इस पर हम कंप्रेसिव लोड लगाएं अर्थात संपीड़न बल लगाएं, संपीड़न बल लगाएंगे तो क्या होगा, लंबाई में कमी होगी, लेकिन इसका लंबाई तो कमी होगी और इसका डाया क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, अर्थात तार मोटा हो जाएगा, इसकी लंबाई कम होगी और तार क्या होगा, डाया बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, चाहे कंप्रेसिव लोड लगे चाहे टेंसाइल लोड लगे, उस कंडीशन पर पॉइजन अनुपात लगता है। परिभाषा फिर से देख लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए आप लोगों को कि पार्श्व विकृति तथा लंबाई में विकृति के अनुपात को पॉइजन अनुपात कहते हैं। इसे 1/m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका परिभाषा जैसे पार्श्व विकृति इन प्रोपोर्शनल टू 1/m, तो पार्श्व विकृति बटे लंबाई में विकृति, पार्श्व विकृति बटे लंबाई में विकृति को बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे पार्श्व विकृति इन प्रोपोर्शनल टू लंबाई में विकृति तो यम हो जाएगा पार्श्व विकृति, और पार्श्व विकृति इन प्रोपोर्शनल टू लंबाई में विकृति, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये पार्श्व विकृति बराबर हो जाएगा
बराबर ये हो जाएगा यम इंटू लंबाई में विकृति, और लंबाई में विकृति अर्थात 1/m बराबर कांस्टेंट होता है। और प्रत्येक पदार्थ के लिए पॉइजन रेशियो अलग अलग होता है, तो उसको भी देख लेते हैं कि यह स्थिरांक वस्तु के पदार्थ पर डिपेंड करता है और प्रत्येक पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न होता है। तो स्थिरांक 1/m को ही पॉइजन अनुपात कहते हैं, 1/m को ही क्या कहेंगे, पॉइजन अनुपात कहते हैं। अधिकतर धातुओं के लिए 1/m का मान अलग अलग होता है, जो कि अधिकतर धातुओं के लिए 1/m का मान क्या 1/4 और 1/3 के बीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसएससी जेईई में कई चक्कर बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो होता है, सबसे ज़्यादा होता है 1/4 और सबसे कम जो होता है 1/3 होता है। कभी कभी यम को पॉइजन स्थिरांक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, हम हर कमेंट का रिप्लाई आप लोगों को देंगे फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आप लोगों को इस तरह का प्रत्येक सब्जेक्ट का हर टॉपिक का वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपका एग्ज़ाम रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद हम प्रत्येक टॉपिक का एनालिसिस भी करवाएंगे अच्छे से, उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस यहीं तक।